India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में फिजिक्स हम लोग कर रहे थे। ऑलरेडी हमने इस पे 2 वीडियोस करा हुआ है जो बेसिक चीज़ों को आपको उसमें बताया गया था। आई होप आपने उन सारे वीडियोस को देखा हुआ है और आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम आज जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले भी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, या फिर मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी लिखवाया हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही रेट आ गया मतलब पर यूनिट टाइम, पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। वहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि होता है नेट चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कितने समय में कितना चार्ज, कितना कूलम्ब का चार्ज पास आउट हुआ कहीं से होकर के, उसको हमने कहा था करंट। उसका यूनिट होता था एम्पियर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में करी हुई हैं। आज बच्चों इस इलेक्ट्रिक करंट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा, तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक करंट। शुरू करते हैं करंट। तो करंट के बारे में पहले ही हमने बहुत सारे चीज़ों को देखा हुआ है। हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लिखिए करंट। फर्दर इस करंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। एक को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, AC। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेटिंग करंट, AC। और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा डायरेक्ट करंट। क्या होगा? डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग बोलते हैं DC। बच्चों ये AC क्या होता है, DC क्या होता है? बेसिकली जब हम करंट को पढ़ेंगे तो करंट जब फ्लो करता है तो उसका अपना एक डायरेक्शन होता है। अगर किसी करंट में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे, तुरंत चेंज होते रहे, तो हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यदि एक करंट का डायरेक्शन एक फिक्स रहे, कांस्टेंट डायरेक्शन रहे, तब वो कहलाता है डायरेक्ट करंट। तो AC वाले करंट के नीचे लिखो द current whose direction changes periodically। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल पे इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट इज़ नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट में आप लिखिए द करंट whose डायरेक्शन इज कांस्टेंट। जो हमारा DC करंट होगा उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, और जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। दूसरी बात लिखिए आप अल्टरनेटिंग करंट के अंदर में, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो करंट है ना वो अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है। लिखो एग्जांपल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कौन सा आता है? वो कौन सा होता है आपका? अल्टरनेटिंग करंट होता है। वेरी गुड। दूसरी तरफ लिखो इसमें DC करंट का एग्जांपल लिखो। DC करंट का एग्जांपल लिखो बैटरी या फिर सेल। जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं आपके फ़ोन के अंदर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर में, जो बैटरी यूज़ होता है, अलग अलग तरह का जितना भी बैटरी होता है, वो सारा ही एग्जांपल है किसका? DC करंट का। क्योंकि उसके अंदर में जो करंट मूव ऑन होती है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होती है। आप चाहो तो AC वाले तरफ में एक ऐसा ग्राफ बना लो। ये हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर सपोज करो कि करंट AC है। ये यहाँ से करंट ऐसे निकला और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट का, तो सपोज करो यहाँ से करंट निकला और वो सीधे एक ही डायरेक्शन में गया, है ना। ये हमारा ग्राफ है। तो ये क्या है हमारा? DC, और यही क्या है? AC। आप देख रहे हैं एक बार अप एंड एक बार डाउन, यानी तुरंत डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इन बातों को आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने करंट को समझा तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ करंट पासेस थ्रू एनी सबस्टांसेस देयर आर 4 टाइप ऑफ सबस्टांसेस: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो इन चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, साफ करो इसको पूरा। लिखो इसमें, लिखिए हैशटैग करके ऑन द बेसिस ऑफ पासेस ऑफ करंट, करंट के पास होने के बेसिस पे, पासेस ऑफ करंट थ्रू अ सबस्टांस,
through a substance, there are 5 type of substances, 5 types of substances, जिसमें से सबसे पहला आप लिखिए हेडिंग लगा के 1 कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसको कहेंगे हम कंडक्टर? लिखिए इसके बारे में कि दोज सबस्टांसेस, लिखिए दोज सबस्टांसेस which allow current to pass through them, which allow the current to pass through them, वो सारे ही सबस्टांसेस जो करंट को अलाउ करते हैं अपने से होकर पास होने के लिए, हम उनको कहेंगे कंडक्टर्स। आप लिखिए इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आयरन, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, नेक्स्ट में लिख लो सिल्वर, एटसेट्रा। ये सारी ही चीज़ें हैं जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट होती हैं, जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं, और हम इनको कहते हैं क्या? कंडक्टर। ठीक है ना? आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों। इन चीज़ों का जो हमारा कंडक्टर है उनका काम क्या होगा? तो जहाँ कहीं भी हमको इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाने का ज़रूरत होगा, हमको जहाँ भी वायरिंग करना होगा, हम वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। कंडक्टर के बारे में एक बात और लिख लीजिए, कंडक्टर्स हैज़ लेस रेसिस्टेंस। मैं आपको आगे समझाऊंगा रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टेंस एक नेचर है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने को रोकता है। रेसिस्टेंस एक ऐसा नेचर है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास होने से रोकता है। तो चूंकि रेसिस्टेंस कम होता है कंडक्टर में, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों कुछ सबस्टांसेस से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कुछ से होकर नहीं होता है, तो आप कहोगे कि कुछ सबस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर में रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। रेसिस्टेंस को और डिटेल से हम लोग एक टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से। अभी बस आप इतना लिख के छोड़ दो। उसके बाद आगे लिखो, हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है, लिखिए अ बॉडी बिकम्स, हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है वो भी कंडक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर में कुछ बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जिस वजह से आपके बॉडी, ऊपर से आपके बॉडी में ब्लड है, तो जब आपके बॉडी में ब्लड है तो ब्लड के अंदर में तो प्लाज्मा वगैरह बहुत सारे मिनरल्स मिक्स हैं उसमें, तो वहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। दूसरी बात लिखिए, अ बॉडी बिकम कंडक्टर, a body become conductor if they have free electrons। अगर किसी बॉडी के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इजीली जो है सो कंडक्टर जैसा बिहेव कर लेगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक तरह का जो सबस्टांस था हमने उसको कहा कंडक्टर। सेकेंड वन लिखिए, दूसरा लिखिए इंसुलेटर। ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लिखिए इसके बारे में, दोज सबस्टांसेस which do not allow electricity to pass through them are called insulator। उसके बारे में लिखिए, they have high resistance। उसके अंदर में रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देगा। दूसरी बात लिखिए, they do not have free electrons। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, उसके बाद एयर भी आप कह सकते हो, एयर। लेकिन देखो मैंने एयर को राउंड किया हुआ है, ठीक है ना। जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी 11th 12th में, या फिर अभी भी आप सुन लीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि एयर एक सर्टेन समय तक ही इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। अगर आपसे आज पूछा जाए कि आपके हिसाब से एयर क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है,
समझ में आ रही है बात? एयर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है? तो आप कहोगे नहीं, एयर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। दैट मीन्स कि एयर हमारा इंसुलेटर है। कैसे? अभी देखो, तुम्हारे बालकनी से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का वायर गया हुआ रहता है, 11,000 वोल्ट वाला वायर, जो कि बिल्कुल ओपन रहता है। अभी नए टेक्निक्स में उसको हम लोग कवर करके लगा रहे हैं, लेकिन पहले जो वायर होता था एल्युमिनियम का, वो पूरा ओपन रहता था। आप इजीली बालकनी में खड़े होते हो और सामने उस वायर को देखते हो, क्या आपको करंट फील होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में जो मीडियम है उस वायर के और आपके, वो एयर है, और जो कि इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब करंट वहां से पास आउट होकर आपके पास तक नहीं आ रहा है। अगर आता तो तुम वही खड़े खड़े डांस करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन 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 एक सर्टेन समय के बाद अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर कहीं पर 1,00,000 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्ट वहाँ से होने लगे। देखो, अभी हम लोग जो वायर देखते हैं बाहर में, जो वायर है जिसका मैं बात कर रहा था, वो उसके अंदर में कितने वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रहा था? केवल 11,000 वोल्ट का उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसमें। लेकिन अगर वो पोटेंशियल 11,000 से बढ़ करके 1,00,000 हो जाए या 1,00,000 प्लस हो जाए, तो उस केस में एयर को भी क्या होना पड़ता है? कंडक्टर होना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी इजीली एयर के थ्रू भी पास आउट हो जाती है। यानी एयर हमारा इंसुलेटर है, लेकिन कब तक? जब तक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1,00,000 से कम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1,00,000 से ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। यही कारण है कि जब आकाश में बादल के ऊपर में चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक सर्टेन समय के बाद वहाँ पर क्या होता है? बादल अपना चार्ज डिस्चार्ज करता है। और आपने सुना है ना कि कहीं पर बिजली गिरा है, तो बिजली गिरने का मतलब क्या? ऊपर में जो चार्ज था वो ज़मीन पे आ गिरा। अब ऊपर से नीचे ज़मीन पर जो आया, तो आने के लिए उसने किसी ना किसी मीडियम का तो यूज़ किया होगा ना। और मीडियम है क्या? बादल से लेकर धरती तक के बीच में मीडियम क्या है? केवल और केवल एयर। यानी वहाँ पर एयर भी एज अ मीडियम काम किया। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब एयर भी क्या है? हमारा कंडक्टर है। लेकिन कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तब। क्या होता है पोटेंशियल? बताएंगे आगे। अभी फिलहाल आप एयर को लिख लीजिए इंसुलेटर में, या फिर एयर को काट ही दो, कंफ्यूज होते रहोगे। तो पेपर हो गया हमारा, वुड हो गया। आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए, तीसरे तरह का जो सबस्टांस है हमारे पास, वो है क्या? सेमी कंडक्टर। लिखिए उसमें, थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आज के ज़माने के लिए जितने भी तरह के आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, जितना भी सोलर पैनल हो गया, इन सब में सेमी कंडक्टर चीज़ों का ही यूज़ किया हुआ रहता है। लिखो इसमें, द सबस्टांसेस, दो सबस्टांसेस हुज रेसिस्टेंसेस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो सारे ही सबस्टांस जिनका रेसिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, हम उसको कहते हैं क्या? सेमी कंडक्टर्स। क्या कहा जाता है उसको? सेमी कंडक्टर्स। लिखिए उसमें अगला बात। तो इस तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जाम्पल है किसका? सेमी कंडक्टर का। उसके बाद फोर्थ टाइप लिखिए आप, सुपर कंडक्टर। क्या लिखना है हमको? सुपर कंडक्टर। इसके बारे में लिखिए सबसे पहली बात, सुपर कंडक्टर के बारे में लिखिए, दे हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। मतलब जिसके पास बिल्कुल भी रेसिस्टेंस ना हो। देखो, कंडक्टर भी जो होता है उसमें भी रेसिस्टेंस होता ही होता है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेसिस्टेंस उसके अंदर भी होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर का मतलब जिसमें रेसिस्टेंस हो ही ना, जिसमें रेसिस्टेंस हो ही नहीं। तो अब रेसिस्टेंस अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने में कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। अभी क्या होता है कि हम लोग जितना एनर्जी सप्लाई करते हैं उसमें से कुछ एनर्जी उसके बीच के रेसिस्टेंस के वजह से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेस्टेज में चला जाता है। लेकिन अगर कल को हमारे पास कोई वैसा कंडक्टर आ गया जिसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, जिसमें रेसिस्टेंस ना के बराबर होगा, तो उससे होकर के करंट पास आउट किया जा सकता है। अगली बात लिखिए इसके अंदर में, इसको हम लोग कहेंगे क्या? सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा ये? सुपर कंडक्टर। दूसरी बात लिखो इसके साथ में, करंट फ्लो थ्रू सुपर कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू सुपर कंडक्टर विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हाँ, एक एग्जांपल लिख लो जो अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के। लिखिए नोट, NOTE,
हाइड्रागिरम Hg, लिखो हाइड्रागिरम Hg, इसका दूसरा नाम है मरकरी। मरकरी इज अ सुपर कंडक्टर, लेकिन अभी वाला नहीं, सुपर कंडक्टर, लेकिन कब? एट 4.2 केल्विन। जब हम मरकरी को 4.2 केल्विन के ऊपर में ले जाएंगे, इतना टेम्परेचर उस पर ले जाएंगे, तब ये मरकरी बिहेव करने लगेगा सुपर कंडक्टर के जैसा। बच्चों ये एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है, आप समझिए। देखो अब किसी को तो केल्विन समझ में ही नहीं आएगा, तो 9th में आपने पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर का 3 स्केल होता है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन में से अगर आप 273 घटा लेते हो तो मिलता है सेल्सियस। ये बात समझ में आया? यानी अगर 4.2 केल्विन को अगर हम 4.2 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना जाएं तो ये हमको क्या मिलेगा? तो लिखेंगे हम लोग 4.2 माइनस 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 268.8। समझ में आ रही है बात? यानी यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि जब हम हाइड्रागिरम को, मरकरी को 4.2 केल्विन पर ले जाते हैं या फिर माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो मरकरी हमारा क्या बन जाता है? बिहेव करता है एज लाइक सुपर कंडक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड करेंगे हम इसको, टेम्परेचर घटाएंगे, तब जाके हमारा बनेगा ये सुपर कंडक्टर। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। आगे जो हमको देखना है वो देखना है सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहला लिखिए ए में अमीटर। अमीटर लिखो। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा इससे पहले भी, आज मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा देता हूँ इस सब चीज़ के बारे में। लिखिए ये एक डिवाइस है, लिखिए दिस डिवाइस help us, this device is used, help नहीं लिखो, is used to calculate the amount of electric current flow थ्रू द कंडक्टर। सपोज करो तुमने किसी कंडक्टर को लिया और उस कंडक्टर से होकर के कितना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रहा है, ये बात हमको कौन बताएगा? एक डिवाइस बताएगा, और उस डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर। क्या नाम है उस डिवाइस का? अमीटर। इसके बारे में दूसरी बात लिखिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीटर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। फिर से सुनो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीटर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में, पैरेलल या फिर सीरीज में। तो लिखिए इट इज़, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा पैरेलल और सीरीज में, आगे पढ़ाऊंगा जब रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। चूंकि मैं सर्किट अभी पढ़ाया ही नहीं हूँ, तो सर्किट बताने के बाद आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लिखिए इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को हमेशा ही कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। सपोज करो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी से निकलने के बाद यहाँ सपोज करो हमारा एक बल्ब है, ठीक है ना। अभी मैं सर्किट आपको नहीं बनाना सिखाया हूँ, तो लेकिन फिर भी आप बस जस्ट देख लीजिए। तो इस सर्किट में सपोज करो मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है किसको? अमीटर को। तो अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। सीरीज कहने का मतलब हुआ कि सपोज करो ये मेरा अमीटर डिवाइस है, तो उसके एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, और यही इसका सिंबल भी होता है। यही इसका सिंबल भी होता है। अमीटर का सिंबल क्या हो गया? ऐसे ए, और इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, मतलब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। चलिए दूसरा जो अप्लायंसेस आपको पढ़ना है अमीटर के बाद, वो पढ़ना है वोल्ट मीटर। क्या पढ़ना है? वोल्ट मीटर। तो फटाफट सेकंड हेडिंग लगाइए, क्या? वोल्ट मीटर। इसके बारे में लिखो
दिस इंस्ट्रूमेंट, लिखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द potential difference between two terminal of the circuit। सपोज करो वो हमारा सर्किट फिर से बना लो, ये अपना बैटरी है, इसके आगे ले जा करके यहाँ हमने सपोज करो बल्ब लगा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस सर्किट को कंप्लीट होने में आप देखिए ध्यान से होता क्या है यहाँ पर, इस सर्किट में दरअसल हो ये रहा है कि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, एक बात बताओ, यहाँ देखिए आप, ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड है। तो हम लोग जब भी लगाएंगे वोल्ट मीटर को तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे लगे और दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल पे लगे। याद है इससे पहले वाले चीज़ को, अमीटर को जब हमने जोड़ा था तो हम उसको बस एक ही तरफ लगा देते थे बैटरी के, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, तो किसी एक टर्मिनल में लग करके भी वो काम कर जाता था। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि ये बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात इसमें लिखिए इट इज़, और चूंकि देखो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन और इसको बोलते हैं सीरीज में कनेक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज करो बैटरी का एक एंड यहाँ पर और दूसरा एंड यहाँ पर, अब इस एंड से निकलकर इस एंड तक जाए या फिर इस एंड से निकलकर इस एंड तक आए, फिर वापस से कोई बल्ब अगेन इस तरीके से हमने जोड़ा, एक और बल्ब हमने इस तरीके से जोड़ा, तो इन तीनों ही कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, है ना। मैं आपको फिर से बढ़िया से लिख के दिखाता हूँ, पैरेलल और सीरीज़। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ डेमो करके। यहाँ देखो सपोज करो हमारा ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। अब हमने क्या किया, इस नेगेटिव एंड से एक तार को लिया, एक पॉजिटिव एंड से तार को लिया और यहाँ पर इसको ला करके एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगेन मुझे इसी बैटरी से एक दूसरा बल्ब जलाना है, मैंने फिर से एक नेगेटिव तार से लाया, एक पॉजिटिव तार से लाया और यहाँ फिर से मैंने एक बल्ब बना के उसको कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात। अगर मुझे फिर से एक कनेक्ट करना होगा तो मैंने फिर से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लाया और अगेन यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लेकर के इसमें कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ जो कनेक्शंस हो रहे हैं वो पैरेलल कनेक्शंस के एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा भी पॉसिबल है कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पर बैटरी है, इस बैटरी में से हम यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल का तार निकाल लिए और ये मेरा बल्ब था, बल्ब के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए और इस तरीके से यहाँ पर बल्ब को लगा दिया हमने। अगेन बल्ब के निगेटिव वाले पोर्शन को हमने आगे बढ़ाया और उसको किसी दूसरे बल्ब से, नेगेटिव वाले पोर्शन को सपोज करो मैंने यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ाया और इसको किसी दूसरे बल्ब के नेगेटिव से फिर से मैंने जोड़ दिया, आगे बढ़ा करके किसी तीसरे बल्ब से मैंने फिर से इसको जो है सो जोड़ दिया हुआ है। समझ रहे हैं हम लोग। और ये जो लास्ट एंड हमको मिलेगा उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो यहाँ जो सिचुएशन होता है वो कहलाता है सीरीज़। आपको याद होगा हम लोग जो टॉर्च यूज़ करते थे उस टॉर्च में जो बैटरी पुट होता है वो सीरीज़ में पुट होता है ना। आपने देखा होगा, ये मान लो तुम्हारा टॉर्च है, टॉर्च के नीचे यहाँ रहता है नेगेटिव और ऊपर रहता है पॉजिटिव और बीच में सारा सिक्वेंस इस तरीके से रहता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। खैर मैं इस चीज़ को एक बार फिर से आपको बताऊँगा, जितना समझ में आया उतना समझ के आगे बढ़ो। हाँ, तो वोल्ट मीटर के बारे में जो दूसरी बात मैं लिखवा रहा था पहले उसको लिखो। वोल्ट मीटर के बारे में जो दूसरी बात मैंने लिखवाया था उसको लिखिए फिर से एक बार। लिखिए इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर है ना तो पैरेलल, in parallel with the electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर में, ठीक है। चलिए वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर के बाद एक और चीज़ लिखो, गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखना, लिखो इसके बारे में। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट, डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। बच्चों आपने अगर कभी किसी टीवी वगैरह के बनाने वाले के दुकान पे आप अगर कभी जाके खड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक ऐसा कुछ डिवाइस होता है, उनके पास एक इस तरह का डिवाइस होता है। उस डिवाइस में एक नॉब यहाँ लगा हुआ रहता है, दूसरा नॉब यहाँ लगा हुआ रहता है, इसमें से एक तार निकला हुआ रहता है, इसमें से एक तार निकला हुआ रहता है, और वो दोनों ही तार को अपने हाथ में ले करके और कहीं कहीं पर टच करा करके देखता है कि उसके इस डिवाइस के ऊपर में एक डिस्प्ले रहता है, उस डिस्प्ले में एक ऐसा कुछ मीटर लगा हुआ रहता है, वो मीटर फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं। अगर वो मीटर फ्लक्चुएट होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं, उस बात को डिटेक्ट करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट को सीबीएसई हर बार पूछती है, हर एग्जाम में पूछती है, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो आप इन चीज़ को ध्यान दोगे। इसका सिंबल जो होता है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। दूसरी बात ये कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर में तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, आप बताओगे कि सर अमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस मेजर करता है। वो अमाउंट मेजर करता है या प्रेजेंस मेजर करता है। तीनों बात को याद रखना है। उसको जोड़ते हैं सीरीज़ में, इन दोनों को जोड़ते हैं पैरेलल में। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट सबको साफ करो, नया पेज खोलो और अब जाके हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हेडिंग लगाओ पोटेंशियल, पोटेंशियल या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ताकत, है ना। अभी हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके देखेंगे ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो इसको डिफाइन करने के लिए बुक्स में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसको मैं पहले समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। समझिए आप कैसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर किसी, ध्यान से देखना, कहा जाता है कि हमारे पास पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। अब सुनो, हम लोग ऐसे कहते हैं कि किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा दूरी से, कहीं बहुत ज़्यादा दूरी पर से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से किसी एक फिक्स पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फिक्स पॉइंट तक लाने में, उस चार्ज के ऊपर जितना भी काम मेरे द्वारा करा गया उसको हम लोग बोलते हैं, उसका वहाँ उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप फिर से समझिए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही इसके ऊपर फोर्स फील होगा, चाहे तो अपोजिट, चाहे तो अट्रैक्ट का, चाहे तो रिपेल का। तो अब जो ये फोर्स यहाँ पर फील हो रहा है, इस फोर्स के वजह से हमको एक एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि उस फोर्स के अगेंस्ट में हम चार्ज को मूव करा पाएँ। सपोज करो ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन बावजूद उसके हमको उसके अंदर घुसा के यहाँ तक में लाना है, तो हम उसके अपोजिट क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे। वही जो वर्क डन बाय अस, मेरे द्वारा जो किया गया काम है, वो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसमें स्टोर हो जाएगा इस चार्ज्ड पार्टिकल के अंदर में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a electric field, in a electric field is equal to the amount of work done, amount of work done in moving, amount of work done
in moving a unit positive charge from infinity to that point। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक फिक्स पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना भी काम मेरे द्वारा करा गया, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, बस इसमें डेफिनेशन ही याद रखो और जो चीज़ें लिखवा रहे हैं वो, अगला दिमाग नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें। लिखो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, तुमको जो जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया से सुनो। अपना दिमाग लगाना जब यहाँ से पढ़ाई हो जाने के बाद जब बुक खोल के बैठोगे खुद से पढ़ोगे तब इस चीज़ को उससे रिलेट करना, ठीक है ना। याद रखो, एकदम याद रखो कि यहाँ जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस से, अगर आपका सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उससे 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा ही होगा, कम बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो जो चीज़ भी यहाँ गिवन है आप सब चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में केवल आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, मैं 10th लेवल के सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। चाहे वो NTSC हो जाए, चाहे वो ओलंपियाड हो जाए, चाहे वो 10th के लेवल पर कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप जाएँ, या फिर जब आप 11th 12th में जाएँ तो ये चीज़ें आपको फिर से दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। समझ में आ रही है बात? तो चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया से पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V से हम इसको डिनोट करते हैं। और दूसरी बात फिर से, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखिए इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अभी जो हमने डेफिनेशन देखा उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to वर्क डन, वहाँ यूनिट चार्ज था ना, तो चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। अब बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, V, वर्क डन का सिंबल क्या होता है, W, और चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। तो इस चैप्टर का तीसरा फॉर्मूला आज आपको मिला, दैट इज़ V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये भी आपको याद रखना है। आप चाहो तो इससे अलग अलग फार्मूला निकाल लो, Q इज इक्वल टू, Q को उधर लेके जाओ तो W बाई V हो जाएगा, एंड W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक 3 फार्मूलाज हमने इस चैप्टर में देखे हैं, सबसे पहला याद करो, मैंने आपको बोला था चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E। उसके बाद ये हो जाने के बाद जो हमने दूसरा फार्मूला देखा था वो क्या था, आप लोग याद करिए। बिल्कुल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, चार्ज के बाद एक और फार्मूला किस चीज़ का था वो, फटाफट कॉपी को पीछे पलटो और देखो। एक तो था Q इज इक्वल टू N इंटू E, और उसके बाद हमने एक फार्मूला देखा था F बराबर, हाँ मैंने एक और फार्मूला आपको लिखवाया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना था। और उसके बाद एक और फार्मूला हमने देखा था करंट को लेकर के, I इज इक्वल टू, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या था, करंट को लेकर के I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट का डेफिनेशन कि चार्ज पर यूनिट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज करंट। तो ये एक फार्मूला था। उसके बाद चार्ज का एक फार्मूला था, और ये भी एक फार्मूला था, कूलम्स लॉ से आया था। और ये चौथा फार्मूला हमको आज मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा और बढ़िया से डिफाइन करके पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। एक काम करो, इसको ख़त्म ही कर लो, इसके बारे में एक और बात है जो लिख ही लो, लिखो। उसके बाद फॉर्मूला के बाद एक बात और लिखिए, जल्दी से फटाफट लिखो, SI यूनिट, इसका जो SI यूनिट होता है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, V इज इक्वल टू W बाई Q, यही ना। तो अब बताओ V का यूनिट वो तो हमको निकालना ही है। बताओ वर्क का यूनिट क्या होता है, जल्दी से। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और Q मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। यानी पोटेंशियल, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसका SI यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो होता है वोल्ट। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट, वोल्ट। तो लिखिए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। लेकिन अगर 1 वोल्ट आपसे कोई पूछे तो कहोगे 1 जूल पर कूलम्ब।
क्या कहोगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। इस बात को याद रखना। फिर से मैं दोहरा दूं, अगर आपसे पूछा जाए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो कह दोगे वोल्ट, लेकिन अगर 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो कह दोगे क्या कि 1 जूल पर कूलम्ब। क्या कहोगे? 1 जूल पर कूलम्ब। लिख ही लो, लिखो डिफाइन 1 वोल्ट। अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन 1 वोल्ट, आपके पास जो भी बुक है आप उसको ध्यान से देखना, उसमें सब क्वेश्चन रहेगा। डिफाइन 1 वोल्ट, तो लिखो उसके नीचे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव the positive charge of 1 coulomb from infinity to a point, then potential difference is 1 volt। देन पोटेंशियल, सॉरी अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अभी आप पोटेंशियल को ही देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो बाद में है ना, अभी हम लोग पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं। देन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, क्षमता कितना है, पावर कितना है, ताकत कितना है, 1 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? जैसे देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर से लेकर आए यहाँ तक, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया यहाँ पर 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज और को लाने में एक पॉइंट पे 1 जूल का काम करना पड़ा तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। लेकिन अगर यहीं पर जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट का एक पोटेंशियल है मान लो V1, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है V2, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। 1-2 क्वेश्चंस लिख लो जिसको बना करके रखना। लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल। क्या करना है? फाइंड द पोटेंशियल इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन carrying a charge of 20 कूलम्ब। आपको बताना है पोटेंशियल, मतलब V आपसे पूछा जा रहा है। गिवन क्या क्या है आपको? वर्क डन गिवन है 100 जूल, और चार्ज मतलब Q गिवन है 20 कूलम्ब का। तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, W/Q। आप लिखोगे 100 जूल अपॉन 20C, डैट मीन्स कि 5 जूल पर कूलम्ब, या फिर SI यूनिट में लिखोगे दैट इज 5 वोल्ट। ये क्या हो गया इसका, यहाँ इस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट पे पोटेंशियल। एक और क्वेश्चन बना लो, लिखो फाइंड द वर्क डन if charge of 20 कूलम्ब, क्या आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वर्क डन इफ चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब कैरिंग एट अ पॉइंट ऑफ 20 वोल्ट। सपोज करो फाइंड द वर्क डन इफ चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब is carrying to a point of 20 वोल्ट। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल आपको दे दिया 20 वोल्ट, बाहर में कहीं पर एक चार्ज है, वो चार्ज कितना है 20 कूलम्ब, यानी 20 वोल्ट भी और 20 कूलम्ब भी। आप इसको कर लो 2 कूलम्ब का चार्ज है और 20 वोल्ट तक उसको लाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? लगाओ फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q। अब W निकालना है तो V को Q से मल्टीप्लाई कर दो, डैट मीन्स कि W इज इक्वल टू V इंटू Q। V आपको गिवन है 20 वोल्ट, Q आपको गिवन है 2 कूलम्ब, डैट मीन्स 40 वोल्ट कूलम्ब या फिर 40 जूल। इतना काम करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई है बहुत अच्छे से। जो चीज़ नहीं समझ में आई तो चैट वाले सेक्शन में आप पूछें, या तो दोबारा इस वीडियो को देखें, और एक एक करके हम लोग थोड़े थोड़े करके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बने रहिए, थैंक यू। India's best learning app.